सीओपीडी कितना अफेक्ट कर रहा है लोगों को। ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कारण है मौत का। में अगर कोई सुबह सुबह उठता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गले में खराश रहता है, तो क्या ये एक शुरुआती लक्षण है सीओपीडी के? गले में खराश है ना, साथ में बलगम आना सुबह दोनों। सुबह, तो ये एक लक्षण है। और अगर बलगम का जो कलर है वो चेंज हो जाए तो? बिल्कुल, बलगम का कलर चेंज होना, जब आपका बलगम सफेद से हरा होने लगे, हरे से भूरा होने लगे, भूरे से लाल कभी हो, तो आपको तुरंत संपर्क करना है। कि अगरबत्ती या धूप डेली बेसिस पे जल रहा है किसी के घर में, तो ये क्या एक रिस्क है सीओपीडी होने का? धूप है, अगरबत्ती है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा जल रही है तो ये एक अगरबत्ती या धूप आपकी कई सारी सिगरेट्स के बराबर हो सकती है। सिगरेट्स के? यस। कितने? 100 के ऊपर सिगरेट के बराबर चला जाता है। अच्छा, एक स्टडी आई थी कि जो कबूतर होते हैं उनकी पॉटी में इस तरह का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो आपके लंग्स को जो है वो इरिटेट कर सकता है। जब वो आप इनहेल करते हैं तो इससे आपके फेफड़े डैमेज भी होते हैं और इस तरह की बीमारियों का खतरा भी होता है। तो ये भी सीओपीडी का एक कारण है। पिजन्स बहुत कॉमन होते हैं। कई लोग पिजन की पॉटी की वजह से बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। ये जा करके आपके जो लंग्स होते हैं, एल्यूलाई होते हैं, वहां जाकर के इसको डैमेज करता है। खाने की चीजें जो है वो सीओपीडी को ट्रिगर कर रही हैं। खाने की बहुत सारी खाने की चीजें होती हैं, स्पेशली नट्स। यस, जैसे पीनट हो गए, चिकपी हो गया, दालें हो गई। सीओपीडी में भी ऐसा कुछ होता है कि अटैक आ रहा है अचानक से, या बहुत ज्यादा सिम्टम्स बढ़ गए हैं, या इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई है? उनसे आपको चक्कर आने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी, आपको ऐसा लगे चेस्ट में बहुत ज्यादा टाइटनेस हो गई है, एकदम चेस्ट ऐसा लगे एकदम चेस्ट में भारीपन हो गया है, सांस नहीं आ रहा है, ठीक है, सांस ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एकदम से आपको चक्कर आने लगेगा, सर भारी होने लगेगा, राइट। ये सीओपीडी के अटैक के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में जान जाने का भी खतरा रहता है? ये जान जाने का तो बहुत बड़ा कारण है। कितना समय रहता है उनके पास कि इतने देर में एकदम सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी? देखिए, डिपेंड करता है वो कौन से स्टेज में। अगर आपकी स्टेज ऐसी है कि आप बैठे बैठे आप थकने लगते हो, तब तो है ना, आप नहाते हुए थक रहे हो, आप खाना खाते हुए थक रहे हो, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप सीओपीडी के पेशेंट हो, तो उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है जिससे वो उसको कंट्रोल करके रख सके? 2 सेकंड के लिए नाक से सांस लीजिए और धीरे धीरे लिप्स से छोड़िए। सही तरीका क्या है और क्या गलतियां जो पेशेंट्स हैं वो अवॉइड करें इनहेलर लेते समय? ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको हिलाया, ठीक है। दूसरा आपने दांतों से कट किया, उसकी नॉब को दांतों से कट किया, ठीक है। तीसरा आपने इसको चारों तरफ दांत से कट करने के बाद चारों तरफ से लिप से सील करना है। अब धीरे धीरे सांस लेनी है नाक से, राइट, फिर पूरी सांस बाहर छोड़नी है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो फेफड़ों की बीमारी है वो स्मोकर्स में ही ज्यादा होती है, लेकिन इंडिया में नॉन स्मोकर्स यानी जो लोग सिगरेट या तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं उनमें भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा देखने सुनने को मिल रही है। इसमें भी सीओपीडी जो फेफड़ों की एक बीमारी है, इसके केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर ये बीमारी है क्या? कौन से लोग सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं? हम बात पोल्यूशन की तो करते हैं, लेकिन आउटडोर पोल्यूशन की ज्यादा करते हैं। इसमें इंडोर पोल्यूशन का कितना रोल है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या डाइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं अगर सीओपीडी हो गया तो? ये हमारे फेफड़ों को कैसे डैमेज करती है और समय रहते इसके लक्षण जानकर समझकर इलाज कराना कितना जरूरी है, इन सभी पर आज के सेशन में हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। तो आप सबकी भारी डिमांड के बाद हमने डॉक्टर को दोबारा बुला लिया है। हमारे साथ इस सेशन में फिर से डॉक्टर तनुज कुमार वर्मा जुड़े हुए हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है क्लाउड9 हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे कि इस बार भी आपके जो इंसाइटफुल हमारी चीजें हैं सीओपीडी पर वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचाए। पिछली वीडियो में जो आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी वो बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद की थी, बहुत सारे उनके सवाल रह गए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में उन सभी को जवाब दे और लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचाएं। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले हमें यही बताइए कि सीओपीडी एग्जैक्टली है क्या और हमारे फेफड़ों को कैसे डैमेज करती है, ये हम कैसे समझें?
सीओपीडी नाम से ही बीमारी के बारे में समझ में आता है। तो उसका मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब धीरे धीरे बहुत समय से चली आ रही है और बहुत समय तक चलेगी। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब हवा अंदर या बाहर निकलने में परेशानी। पल्मोनरी मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग, लंग टिश्यूज, मेनली एल्वेलाइज एंड डिजीज जो बीमारी है। यूजुअली सीओपीडी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सांस फंस जाती है। हम सांस तो आराम से अंदर ले पा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। अब ये समझ लीजिए एक गुब्बारा इमेजिन करिए और उसमें स्ट्रॉ लगा दीजिए, ठीक है। तो जब आप फूंक रहे हैं तो गुब्बारा फूल रहा है, पर जब आपने फूंक नहीं रहे हैं तो उस जो बाहर की स्ट्रॉ है उसमें एक रबर बैंड लगा दीजिए। जब आप फूंक रहे हैं तो अंदर हवा जा रही है, लेकिन जब आपने फूंकना बंद कर दिया, जो हवा बाहर निकल रही है, तो वो रबर बैंड ने पाइप को पिचका दिया। तो अब वो जो है गुब्बारा पूरी तरीके से डिफ्लेट नहीं हो पाएगा। तो फिर आपने फूका, धीरे धीरे करके गुब्बारा फूलता गया फूलता गया फूलता गया, इतना फूल गया कि उसकी इलास्टिक कैपेसिटी खत्म हो गई। अच्छा। तो सीओपीडी बीमारी कुछ इसी तरीके से प्रोग्रेस करती है। ओके तो ऐसे में हमें पहले लगता था कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होने के रिस्क ज़्यादा है। लेकिन आजकल जो केसेस दिखाई दे रहे हैं उनमें नॉन स्मोकर्स भी हैं कि उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन नहीं किया, उसके बावजूद में उनमें सीओपीडी हो रहा है। तो ऐसे में क्या है उनमें रिस्क फैक्टर्स? देखिए, सच बताऊं तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड एपिडेमियोलॉजी अगर हम देखें, बच्चे मतलब ये सीओपीडी कितना अफेक्ट कर रहा है लोगों को, ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कारण है मौत का। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मौत का सीओपीडी। यस। लोग सिर्फ हार्ट और डायबिटीज की बात करते हैं क्योंकि 50 to 70% अंडर डायग्नोज्ड है। पता ही नहीं है लोगों को उनको सीओपीडी हो रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ स्मोकर्स में ही सीओपीडी कॉमन है। ऐसा नहीं है। आप सिगरेट पी रहे हैं तो अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ है तो वो पैसिव स्मोकिंग भी कर रहा है, वो भी उतना ही है, पी रहा है। ठीक है। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां धुएं के आसपास आप हैं, या सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या धूल धक्कड़ वाली जगह में काम कर रहे हैं, आप सीओपीडी के हो सकता है आपको। घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा अगरबत्तियां जल रही हैं, धूप जल रही है, ठीक है, झोंके ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, इंडोर पॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीओपीडी। आउटडोर पॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई सारे कारणों में जो हमारे बच्चों में भी कॉमन होता है, वो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्टेज डेफिशिएंसीज जो होती हैं, उसमें भी आगे चल के डिजीज प्रोग्रेस टू सीओपीडी। मतलब ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है, नाम ही जैसे क्रॉनिक। यस बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें पता नहीं होता, अंडर डायग्नोज्ड होते हैं, और दुनिया भर में मौत का जो है तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो सीओपीडी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक पैंडेमिक की तरह उभर कर आएगा सीओपीडी? एक्चुअली में यस। लोग अमूमन कई बार इन लोगों की बीमारियां कई सालों तक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तरह चलती रहती है, पता ही नहीं चलता है। सिर्फ बलगम, लोगों को ये रहता है कि उनको सुबह बलगम आ रहा है, ठीक है, या थोड़े बहुत खराश है, या सांस लेने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तरह ट्रीट होता रहता है। लेकिन बाद में जाके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो एम्फाइसीमा भी जुड़ जाता है। एम्फाइसीमा मतलब वही वाली बात कि सीओपीडी में दो चीजें होती हैं। एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो आपको धीरे धीरे करके आपके लंग पाइप्स को खराब कर रही है, डैमेज कर रही है, और फिर एम्फाइसीमा जो आपके एल्वेलाई हैं, मतलब सच में जहां गैस एक्सचेंज होता है उस जगह की बार बार स्ट्रेचिंग की उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। अब आपका गैस एक्सचेंज ही इंपेयर हो गया। तो वो भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है। बिल्कुल। जैसे कहा कि आपने अंडर डायग्नोस्ड रहता है, लोगों को लक्षण नहीं समझ में आते हैं, उसको दूसरी बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे आपने ब्रोंकाइटिस का नाम लिया। हमारे पास लक्षणों की कुछ लिस्ट है, आप प्लीज बताइएगा कि अगर किसी इंसान में इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि शायद ये सीओपीडी के लक्षण है। शुरुआत में अगर कोई सुबह उठता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गले में खराश रहता है, तो क्या ये एक शुरुआती लक्षण है सीओपीडी के? गले में खराश है ना, साथ में बलगम आना सुबह, तो ये एक लक्षण है। और अगर बलगम का जो कलर है वो चेंज हो जाए तो? बिल्कुल, बलगम का कलर चेंज होना, जब आपका बलगम सफेद से हरा होने लगे, हरे से भूरा होने लगे, भूरे से लाल कभी हो, तो आपको तुरंत संपर्क करना है।
डॉक्टर से। यस। और अगर बलगम में खून आने लगे तो? बलगम में खून आना तो बिल्कुल भी एक सामान्य बात नहीं है, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गले में इचिंग होती है बहुत ज्यादा, कि गले में खुजली हो रही है, खिचखिच जिसे बोलते हैं, तो ये भी एक शुरुआती लक्षण है? ये एलर्जी का सिम्टम है। ठीक है। एलर्जी का सिम्टम है। कई बार गले में खुजली होना, गले में खराश होना, वो उसके कई सारे कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है मौसम का बदलाव। आप किसी चीज से एलर्जिक हैं, उसके कांटेक्ट में आना, ठीक है। मौसम के बदलाव, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, मौसम के बदलाव से कैसे अचानक से गर्मी से ठंडा होने पे या एसी में जाने से या किसी हिल स्टेशन में जाने से किस तरीके से आपको खराश बढ़ जाती है, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है उसकी नमी कम होती है और शरीर को अंदर गर्म और नरम हवा की जरूरत होती है फेफड़ों को। तो जब भी ऐसी सर्द हवा फेफड़ों की तरफ जाएगी तो वो सारी की सारी मॉइस्चर खींचते हुए फेफड़ों की तरफ बढ़ेगी। तो इसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खराश होती है। खराश होने के बाद अगर वो खराश बार बार आप 2-3 दिन करेंगे तो आपके गले में दर्द शुरू हो जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे करके बलगम बनने लगेगा। तो ये ओवरऑल एक साइकिल की तरह जो है वो चलते ये ओवरऑल एक साइकिल है। अगर किसी को सांस फूलने की तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यूजुअली लोग इसको कई बार दिल की बीमारियों से भी रिलेट करते हैं कि बैठे बैठे सांस फूल रही है बहुत ज्यादा, तो ये भी एक सीओपीडी का लक्षण है? ये बहुत बड़ा सीओपीडी का लक्षण है। अगर आपकी प्रोग्रेसिवली, पहले आप 100 कदम चल पा रहे थे, अभी आप 50 कदम पे ही थक जा रहे हैं, ये एक सीओपीडी का लक्षण है। और अगर किसी को खांसी हो रही है बिना किसी सर्दी जुकाम के, ऐसे ही, या फिर जो सूखी खांसी बोलते हैं वो हो रही है, बिल्कुल सीओपीडी का लक्षण है। इसके अलावा कुछ ऐसे हम क्लासिकल सिम्टम्स अगर जानना समझना चाहें, क्योंकि कई बार ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, इन सब में भी इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम कैसे समझे कि नहीं ये सीओपीडी ही है? तो वो 4-5 ऐसे क्लासिकल सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, एस्थमा एक रिवर्सिबल बीमारी है, ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और वो आती जाती रहती है। सीओपीडी लगातार बढ़ती ही जाती है, प्रोग्रेसिव है। तो ये आप उस सीओपीडी ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल नहीं है। मतलब इसका बचाव किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मगर आप ये बोलें कि इसको जड़ से खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। तो ऐसे में आपने जैसे हमें बोला था कि पोल्यूशन जो है ये भी एक जो है रिस्क फैक्टर पर है। हम जानते हैं दिल्ली एनसीआर में अगर जो लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली न्यूज़ में हम सब देखते हैं कि पोल्यूशन का जो स्तर है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, खास करके सर्दियों के समय में। अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, बट स्टिल जो है वो 150-200 AQI रह ही रहा है। तो आउटडोर पोल्यूशन जो है कि इस तरह के प्रदूषित एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो ऐसे में सब लोग रिस्क पर हैं सीओपीडी होने के? बिल्कुल, सब लोग रिस्क पे हैं, क्योंकि सीओपीडी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सीओपीडी होता कैसे। हो ये रहा है कि आपका लंग का बार बार इरिटेशन हो रहा है। लंग जो हमारा जो लंग का स्ट्रक्चर है वो उल्टा पेड़ है। पेड़ ऐसे करके उसकी तना होता है और फिर उसकी डालियां निकलती हैं, बाद में पत्ते होते हैं। ऐसे ही लंग उल्टा है। हमारा जो मानव का इंसानों का जो लंग है वो उल्टा पेड़ समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो तना है इसको बार बार किसी ना किसी चीज से इरिटेशन हो, भले ही वो पॉल्यूशन से हो, स्मोकिंग से हो, एक्टिव स्मोकिंग से हो, पैसिव स्मोकिंग से हो, घर के अंदर के प्रदूषण से हो, घर के बाहर के प्रदूषण से हो, या डस्ट से पॉल्यूशन हो, या आपके आपका ऑक्यूपेशन ऐसा हो जिससे पॉल्यूशन हो, इन सब से इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है कि लंग के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसके बार बार इरिटेशन हो रहा है, उसकी वजह से उस जगह में बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपनी खाल को रोज नाखून से छील रहे हैं, लगातार छील रहे हैं। थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, उस जगह पे लाली आने लगेगी, थोड़े दिनों में ऊपर की स्किन उतरने लगेगी, फिर उस जगह में घाव बन जाएगा। तो सेम लंग के अंदर भी वैसा ही हो रहा है। अंदर धीरे धीरे इरिटेशन बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है। जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पे रहते जा रहे हैं, उसको सूजन बढ़ाते जा रहे हैं। पाइप्स की आपकी सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर का जो छेद होता है जहां से हवा का अंदर बाहर आना जाना चाहिए वो नैरो हो जाता है। फिर अंदर के गॉबलेट सेल्स जो होते हैं जो पूरे ट्रैक को गीला रखते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब वो सूज के बड़े हो जाते हैं, वो ज्यादा सिक्रीशंस करने लगते हैं, फिर ताकि ये जो बाहर की गंदी हवा है उसको पकड़ सके। अब वो इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि सिक्रीशन को पकड़ते 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 वो चीज गाढ़ा होने लगता है, जिसे आप स्प्यूटम कहते हैं, हिंदी में उसे बलगम बोलते हैं। तो हमारा एक तरीके से सीओपीडी में ये जो हमारे पाइप्स हैं वो कहीं ना कहीं
नैरो भी होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें सूजन आती जा रही है। जैसे आपको हाथ में चोट लगी है तो सूजन आएगी, Right. वैसे ही लंग पाइप में चोट लगी है तो सूजन आएगी। सूजन आएगी। जैसे हाथ में चोट लगी, खून रीसेगा, उसके बाद सफेद सफेद रंग का, पीले रंग का पानी निकलेगा, वैसे ही लंग में भी पानी निकलेगा जो कि बाद में आपका बलगम बनाएगा। अब ये बलगम और पाइप की सूजन दोनों मिलके पाइप की जो डायमीटर, अंदर जो नैरो ल्यूमन होता है, मतलब अंदर का जो होल होता है, उसको नैरो कर देते हैं, जिससे सांस आप अंदर तो ले लेते हो लेकिन बाहर छोड़ने में आपको बड़ी सारी परेशानी होती है, आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे करके अंदर के जो पत्ते होते हैं वो भी, जो हमारे एल्वियोलाई हैं, वो भी इतने ज्यादा फूलते चले जाते हैं कि वो रिवर्सल उनमें हो ही नहीं पाता है और कहीं ना कहीं फिर वो बाद में जाके डैमेज हो जाते हैं। राइट। तो ऐसे में जो लोग प्रदूषित एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो एक तो अडल्ट्स हैं, तो आई थिंक उनके लंग्स उतने तो थोड़े बहुत केपेबल हो गए होते कि थोड़ा झेल पाए, लेकिन जो बच्चे होते हैं, अगर ग्रोइंग फेज में ही उनके फेफड़े ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हो, तो क्या उनको आगे चल करके रिस्क ज्यादा है? देखिए, रिस्क तो सबको है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि आप 300-400 की EQI में रह रहे हैं और आपको रिस्क नहीं है, आपको रिस्क डेफिनेटली है। बट क्या हम इस रिस्क के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम तो आज हम बिल्कुल सही हैं, फेफड़े एकदम सही है, सांस सही जा रही है, खेल कूद रहे हैं, आगे कुछ नहीं होगा? तो हमें आज ही से अपने 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 लिए बचाव करना शुरू करना चाहिए। कम से कम पॉल्यूशन के लिए मास्क तो पहन सकते हैं, N95 का प्रयोग तो करना शुरू कर ही सकते हैं। राइट। अच्छा, बच्चों में अलग तरीके से लक्षण दिखाई देते हैं क्या डॉक्टर? बच्चों में COPD की जो बीमारी है वो कम है। यूजुअली इसके, मैंने बताया ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फाइसीमा। तो धीरे धीरे करके तो बच्चों में ज्यादातर जो बीमारी होती है, जो अगर हमारे पास आते हैं तो जेनेटिक कारणों की वजह से ज्यादा आते हैं, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से आ गए, या फिर कोई ऐसा कारण लंग का जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है बच्चे को, जो बाद में ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो रही है, राइट? तो फिर वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में आ जाता है बच्चे में। ठीक है। तो हम पोल्यूशन की बात हमने की ऐसे, तो ये आउटडोर पोल्यूशन हो गया। इसमें आई थिंक जो डस्ट वगैरह है, ये सब भी उतने ही जो है जिम्मेदार होते हैं। हम इंडोर पोल्यूशन की बात कम करते हैं, तो इंडोर पोल्यूशन में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें COPD के रिस्क पर हर दिन ढकेल रही हैं? देखिए, घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आवर होम इज मोर पोल्यूटेड देन आउटसाइड। राइट। ठीक है, बिकॉज हमारे घरों की टेंडेंसी ये होती है कि धूल को अंदर नहीं आने देना, तो इसलिए वेंटिलेट कम करो, खिड़कियां बंद रहती हैं, उसकी वजह से अंदर हवा अंदर ट्रैप रहती है। फिर घर के अंदर हमारा ट्रेंड ये भी होता है कि धूप जलती है, अगरबत्ती जलती है, कि कुछ कुछ घरों में मॉस्किटो कॉइल्स जलती हैं, तो दीज आर डेंजरस। और घर में अगर वेल वेंटिलेटेड ना हो, किचन वेल वेंटिलेटेड ना हो, तो दैट कॉजेज इंडोर पोल्यूशन एक्चुअली। तो उसकी वजह से हो सकता है। यस। कुछ हम पूछेंगे आपसे, प्लीज बताइएगा कि इंडोर में अगर ये सारी चीजें की जा रही हैं तो क्या इससे रिस्क होता है? जैसे आपने तो सबसे पहले खुद ही बताया कि अगरबत्ती या धूप डेली बेसिस पे जल रहा है किसी के घर में, तो ये क्या एक रिस्क है COPD होने का? देखिए, गोइंग ऑन टू द रिसर्च और डेटा वाइज अगर मैं देखूं तो नाउ द स्टडीज आर कमिंग अप and that study is being done by a very reputed Indian scientist. Yes. And that paper is gonna get published in the coming time. And that clearly states कि जो धूप है, अगरबत्ती है, इनकी वजह से पोल्यूशन कहीं ना कहीं, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा जल रही है तो ये एक अगरबत्ती या धूप आपकी कई सारी सिगरेट्स के बराबर हो सकती है। सिगरेट्स के? यस। कितने? मैं क्वांटिटी तो आपको एग्जैक्ट स्टेट नहीं कर सकता, बस ये समझ लीजिए 100 के ऊपर सिगरेट के बराबर चला जाता है एक अगरबत्ती और धूप। yes. इतना ज्यादा? इतना ज्यादा उससे पॉल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे में तो जिन लोगों के घर में डेली अगरबत्ती और धूप जल रहे हैं, आप रिस्क पे हैं। आप रिस्क पर हैं, मतलब आप रिस्क पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रांड्स हैं, वो जो धूप और अगरबत्ती है ऐसा क्लेम करके बेचते हैं कि हमारी जो धूप और अगरबत्ती है वो हर्बल फूलों से बनी हुई है, कि फूल को ही सुखा करके फिर उसी से अगरबत्ती या धूप बनाई जा रही है। वो सेफ है या वो भी सेम ही है? बट व्हाट अबाउट द, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि उसमें मिले हुए केमिकल्स, सिंथेटिक मटेरियल, उसका क्या फ्रेगनेंस, उसके लिए क्या? उसके लिए तो आपको सिर्फ फूलों के बारे में बताया जा रहा है, पर उसके पीछे जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो साथ में जलेंगे और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे, आपको उसके बारे में कोई नहीं बता रहा है।
तो ये मतलब है बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा contributing कारण factor। है। और अगर घर में किसी के छौंक लगता है, खाना बनाया जाता है तो, और किचन वेल वेंटिलेटेड नहीं है, ना चिमनी है ना एग्जॉस्ट है, तो क्या वो लोग भी रिस्क पर हैं सीओपीडी होने के? ये एक्चुअली इरिटेंट्स हैं, हम्म, ये ट्रैक को इरिटेट करेंगे, आपकी कॉन्स्टेंटली इरिटेट करेंगे। जब ये कॉन्स्टेंटली इरिटेट करेंगे आपके, तो फिर वही वाली साइकिल आपने शुरू कर शुरू हो दी, जाएगा, वही हाथ में चोट लगने वाली। हाथ में चोट लगने वाली आपने साइकिल शुरू कर दी। एक बार ये साइकिल शुरू हो गई तो आप जैसे पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आएंगे, फिर आपको ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हो जाए। और जो ये फ्लोर क्लीनर्स या डिटर्जेंट्स वगैरह आते हैं जिनमें फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा रहता है, कि आप फ्लोर सफाई कर रहे हो तो लेमन फ्लेवर का आ गया, ऑरेंज फ्लेवर का आ गया, मिंट फ्लेवर के आ जाते हैं, तो ये जो सफाई करने वाले रहते हैं ये भी क्या उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं? ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इनको एकदम से सूंघेंगे, मतलब आपने कंसंट्रेशन में एकदम से सूंघा, ऑब्वियसली इस पूरे ट्रैक को इरिटेट करते हैं, आपको बहुत तेज खांसी आ सकती है। ये सारे के सारे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ कई सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जहां पर मतलब स्पेशली आई एम टेलिंग यू अबाउट माय पीडियाट्रिक पेशेंट, जहां पर वो लोग कुछ केमिकल्स पी लेते हैं, उनमें केमिकल न्यूमोनाइटिस के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे। क्यों पी लेते हैं वैसे वो? बच्चे हैं, बच्चों अच्छा, बच्चे खेलते खेलते। ओके। आजकल सेंटेड कैंडल्स का भी बहुत ट्रेंड है कि अलग अलग शेप साइजेस में आपको सेंटेड कैंडल्स दिए जा रहे हैं। कैंडल लाइट डिनर की भी काफी ज्यादा बातचीत होती है, तो क्या ये जो कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स स्पेसिफिकली, तो ये भी एक इरिटेंट हो सकते हैं सीओपीडी के लिए? ये एज सच ये इरिटेंट नहीं, पर इनके पीछे छुपे हुए सिंथेटिक केमिकल्स, परफ्यूम्स, दे कैन बी डेंजरस। तो ऐसे में जो लोग परफ्यूम लगाते हैं फिर उनका क्या? परफ्यूम शुड हैव नेचुरल कंपोनेंट्स। जो नेचुरल कंपोनेंट्स वाली जितनी परफ्यूम्स हैं वो हमेशा बेहतर होती हैं, लेकिन जिनमें जितना ज्यादा सिंथेटिक, क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत नेचुरल कंपोनेंट्स को यूज करती हैं, जैसे एक कंपोनेंट होता है परफ्यूम्स में, एम्बर ग्रेस करके एक कंपोनेंट होता है, वो एक फुली नेचुरल चीज है। वो वेल की जो पॉटी होती है उससे बनता है। अच्छा। हाँ, तो वो उससे बनता है, बट उसका एक सब्स्टिट्यूट अब निकाल दिया गया जिसे एम्बर बोला जाता है, तो दैट इज इरिटेंट। ठीक है, वो इरिटेट कर सकता है। तो परफ्यूम्स में भी जैसे अलग अलग तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल जनरल परफ्यूम जो हम यूज करते हैं, और एक डिओड्रेंट होता है जिसमें मोस्टली गैस ही होती है, तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू परफ्यूम्स, क्योंकि उसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स एकदम आप तुरंत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, जो आपको तुरंत इरिटेट कर सकते हैं पूरे ट्रैक को। परफ्यूम्स में ऑयल्स जो होते हैं वो स्लोली इवेपोरेट करते हैं। परफ्यूम्स में तभी नुकसान है जब आप परफ्यूम लगाने के बाद बार बार उसको स्मेल करो, बार बार स्मेल करो, क्योंकि आप एक लार्ज कंसंट्रेशन में डीप इनहेलेशन ले रहे हो, तो वो कर सकते हैं इरिटेंट। yes. ऐसे में घर में जब झाड़ू लगता है या फिर ड्राई डस्टिंग वगैरह की जाती है, तो इससे भी जो ट्रिगर हो सकता है सीओपीडी के पेशेंट्स। ये अगेन ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं आपके लिए, इरिटेंट्स हैं। ये कहीं ना कहीं जाकर के अंदर डिपॉजिट तो हो ही रहे हैं, राइट, आपके, तो ये भी बिल्कुल आपके ट्रिगर कर सकते हैं। और जिनके घर में पेट्स हैं तो उनके फर्स वगैरह भी। पेट टेंडर से यूजुअली एलर्जी होती है, वो एक डिफरेंट पाथवे है सेम डिजीज में आने का। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है ना, जैसे सोने से पहले बेड को क्लीन करेंगे तो बेड झाड़ते भी हैं, तकिया या बेडशीट वगैरह, तो उससे जो निकलने वाला डस्ट वगैरह है वो भी कई बार ट्रिगर कर सकता है। देखिए, डस्ट जो सोते वक्त जो हमारे बेड में सबके कॉमन होता है वो डस्ट होता है, पर डस्ट से भी इंपॉर्टेंट होता है डस्ट माइट, जिसे हाउस डस्ट माइट बोला जाता है। तो ये हाउस डस्ट माइट जो है, ये हमारे इंसान की जो स्किन निकलती है ना, शेड, हम जब रात को सोते हैं तो वी शेड स्किन, तो ये हाउस डस्ट माइट उस स्किन को खाता है। अच्छा, डेड स्किन को। ठीक है। और ये हाउस डस्ट माइट इज, आई विल से इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर मैं ये बोलूं तो, इफ आई हैव 100 पेशेंट्स ऑफ एलर्जी इन इंडिया, चिल्ड्रन, तो 80% विल बी फ्रॉम हाउस डस्ट माइट्स। अच्छा, इतना नंबर है इसका? यस। तो अगर कोई हाउस डस्ट माइट से सेंसिटिव है तो वो तो कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड ही है। वो है, क्योंकि आपके घर में होगा ही होगा। करेक्ट। आपके घर में होगा, आपके बेडशीट में होगा, आपके बेडिंग में होगा, आपकी पुरानी बुक्स के ऊपर होगा, जहां धूल चढ़ी हुई है वहां पर होगा, जिसे ब्लूमिया करके माइट होता है वो होगा। तो ये सब आपके ट्रैक को
इरिटेट कर सकते ये हैं। इरिटेट भी करते हैं एंड दीज आर एलर्जिक, दीज आर एलर्जिक। अच्छा, एक स्टडी आई थी कि जो कबूतर होते हैं उनकी पॉटी में इस तरह का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो आपके लंग्स को जो है वो इरिटेट कर सकता है। जब वो आप इनहेल करते हैं तो इससे आपके फेफड़े डैमेज भी होते हैं और इस तरह की बीमारियों का खतरा भी होता है। तो ये भी सीओपीडी का एक कारण है। इस तरीके की बीमारी को हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। ये यूजुअली जो पिजन्स बहुत कॉमन होते हैं। कई लोग पिजन की पॉटी की वजह से बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। ये जाकर के आपके जो लंग्स होते हैं, एल्यूलाई होते हैं, वहां जाकर के इसको डैमेज करता है। अच्छा। इस बीमारी को हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। लॉन्ग टर्म अगर इसका तुरंत इलाज ना किया जाए या ये अंडर डायग्नोज रहे तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फुल लंग डैमेज भी हो सकता है। फुल लंग डैमेज भी? यस, कबूतर की पॉटी की वजह से? तो क्योंकि ऐसे में इतने हाइपर सेंसिटिव कर सकता है वो आपकी बॉडी को, आपका इम्यून सिस्टम इतना रिएक्ट कर सकता है कि आपके लंग को डैमेज कर सकता है बहुत बहुत एक्सटेंट तक। और जो लोग ऐसे फ्लैट सिस्टम्स में रहते हैं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि फ्लैट्स वगैरह में ही कबूतर ज्यादा देखे जाते हैं और आजकल बढ़ भी रहा है फ्लैट कल्चर काफी ज्यादा, सोसाइटी कल्चर बहुत ज्यादा है, तो वहां रहने वाले लोग ज्यादातर रिस्क पर हैं। देखिए रिस्क पे तो हैं, बट हर किसी को ऐसा नहीं है कि हर किसी को होने वाला है। इट्स डिपेंड्स कि आप क्या उस चीज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। राइट। एज सच पॉटी की वजह से नहीं हो रहा है, आपके इम्यून सिस्टम उसकी तरफ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा? नहीं, कमजोर नहीं है, बढ़ गया। अच्छा। कई बार हमें ये भी एक पेशेंट्स आते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ा दो। हाँ, अच्छा। राइट। तो इम्यून सिस्टम, मैं एज अ इम्यूनोलॉजिस्ट आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इम्यून सिस्टम हमारा बैलेंस होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस में इम्यून सिस्टम रिएक्ट ज्यादा कर रहा है, इसलिए लंग डैमेज हो। ओके। तो ऐसे में कुछ फूड एलर्जेंस भी होते हैं कि खाने की चीजें जो है वो सीओपीडी को ट्रिगर कर रही हैं? खाने की बहुत सारी खाने की चीजें होती हैं, स्पेशली नट्स। यस, जैसे पीनट हो गए, चिकपी हो गया, दालें हो गई, इनसे एलर्जिक होती है, फूड एलर्जी होती है, राइट। एंड दैट ट्रिगर्स दिस ऑल एलर्जीज। जो फूड एलर्जीज होती है ये कॉमन सिम्टम स्पेक्ट्रम में आती हैं जो लेटर ऑन एस्थमा करती हैं, राइट। एस्थमा की वजह से आपका लंग डैमेज होता है, आपके एयर पाइप्स डैमेज होते हैं, राइट। अगेन जितनी भी फूड एलर्जीज हैं, चाहे वो पीनट से हो, चाहे चिकपी से हो, लेंटिल से हो, या फिर दूसरी दालों से हो, राइट। कुछ लोग व्हीट से होते हैं, कुछ लोग मिल्क से भी एलर्जिक होते हैं, राइट। तो बहुत सारी फूड एलर्जीज हैं जिनसे, सी फूड से एलर्जी होती हैं। ये सारी एलर्जीज इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी इन सारे फूड को हाइपर रिएक्ट कर रही है, राइट। ये यूजुअली हमारे शरीर में जाना चाहिए, हमारे शरीर को ताकत देना चाहिए और बचा कुचा हमारे पॉटी में निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारा फूड इस चीज को ऐसा समझ रहा है कि ये नुकसान कर सकता है तो इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा और बार बार अटैक करेगा और बार बार अटैक करेगा। जब इम्यून सिस्टम इस चीज में अटैक करेगा तो सिर्फ वो फूड पे अटैक नहीं कर रहा, पूरे शरीर में अटैक कर रहा है, स्पेशली लंग्स में अटैक कर रहा है। तो ये ज्यादातर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, जैसे अस्थमा का कई बार अटैक आता है तो उस समय पर लक्षण अलग तरीके से दिखाई देते हैं। सीओपीडी में भी ऐसा कुछ होता है कि अटैक आ रहा है अचानक से, या बहुत ज्यादा सिम्टम्स बढ़ गए हैं, या इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई है? यस, आता है, सीओपीडी का अटैक आता है। सीओपीडी के अटैक में एकदम से आप पैनिक कर जाएंगे, एकदम से आपको चक्कर आने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी, आपको ऐसा लगे चेस्ट में बहुत ज्यादा टाइटनेस हो गई है, एकदम चेस्ट ऐसा लगे एकदम चेस्ट में भारीपन हो गया है, सांस नहीं आ रहा है, ठीक है, सांस ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एकदम से आपको चक्कर आने लगेगा, सर भारी होने लगेगा, राइट। ये सीओपीडी के अटैक के सिम्टम्स हैं। ओके, तो उस दौरान क्या करें फिर हम? सबसे पहली चीज, पैनिक ना करें। ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं करें, जितना पैनिक करेंगे वो और बढ़ेगा। राइट। दूसरा, इनहेलर लें। आपको इनहेलर दिया गया है, आपके डॉक्टर को पता है आपको इनहेलर की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनहेलर लें, ठीक है। इनहेलर लेने के बावजूद अगर आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो तुरंत इमरजेंसी में किसी डॉक्टर की सलाह लें।
तो ऐसे में कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो सीओपीडी के अटैक के दौरान वो पेशेंट भी कर देता है या उसके आसपास के मौजूद लोग भी कर देते हैं, जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए? देखिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड तो ये करना चाहिए कि कुछ लोग सलाह ये दे देते हैं कि इनहेलर की आदत पड़ जाएगी, इनहेलर मत लो। हाँ। ठीक है, सीओपीडी अगर आप ठीक चल रहे हैं तो आप इनहेलर की वजह से ठीक चल रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। हाँ, तो सीओपीडी अगर आपका ठीक है तो इनहेलर की वजह से, और इनहेलर नहीं लेंगे तो सीओपीडी बिगड़ जाएगा। बाकी सारी चीजें सपोर्टिव हैं। जब आपको अटैक पड़ रहा है उस समय भाप लेना, गर्म पानी की भाप लेना ट्रिगर कर सकता है, ट्रिगर? बिल्कुल ट्रिगर कर सकता है। अच्छा। ठीक है, उस समय कई लोग स्टीम में विक्स मिला के, मेंथॉल मिला के भाप लेने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल डेंजरस चीज है। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है। उस समय आपके लिए एक जीवन रक्षक चीज आपका इनहेलर ही है। अच्छा, पानी भी पीने लगते हैं कई लोग, तो वो पी सकते हैं या नहीं? पानी आपको बेसिकली उस समय आपका दम घुट रहा है। हाँ। पानी पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका इतना दम ना घुट जाए कि आप बेहोश हो जाए और वो पानी आप एस्पिरेट करके, मतलब पेट से आकर के वो आपके लंग में जाके निमोनिया बना दे। अच्छा, तो फिर पहले तो सांस को रिलीव करना पड़ेगा ना। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं, या तो हम खा सकते हैं या हम बोल सकते हैं, यानी हम या तो खा सकते हैं या सांस ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों चीजें एक साथ करेंगे तो खांसी आ जाएगी। राइट। तो पानी पीना के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पानी पीते पीते आपके गले में जा सकता है, जो आपके सांस ऑलरेडी फंसी हुई है उसको बढ़ा सकता है। अवॉइड करें, इनहेलर का सही तरीके से उपयोग करें। और अगर उस वक्त किसी के पास इनहेलर नहीं है तो आपको तुरंत इमरजेंसी में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। किसी को अटैक आ गया सीओपीडी का, उनके पास इनहेलर नहीं है, वो किसी कारण से इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में जान जाने का भी खतरा रहता है? ये जान जाने का तो बहुत बड़ा कारण है। कितना समय रहता है उनके पास कि इतने देर में एकदम सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी? देखिए, डिपेंड करता है वो कौन से स्टेज में। अगर आपकी स्टेज ऐसी है कि आप बैठे बैठे आप थकने लगते हो, तब तो है ना, आप नहाते हुए थक रहे हो, आप खाना खाते हुए थक रहे हो, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, नहाते खाते थक जाते हैं लोग। सीओपीडी इतना सीवियर हो सकता है? कितना सीवियर हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें स्टेजेस को भी बताइए कि शुरुआत से लेकर के कितने स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज के हिसाब से क्या दिक्कतें हो सकती है। जैसे आपने बताया कि इंसान नहाते खाते भी थक सकता है। देखिए, अगर आपको पहले आप 100 कदम चल पा रहे थे, अब धीरे धीरे आप जो है 50 कदम भी नहीं चल पा रहे हो, थकान ज्यादा लग रही है, आप 50 कदम चलने के बाद आप रेस्ट ले रहे हो, तो आपको रिकवरी में ज्यादा टाइम लग रहा है, आपका बलगम पहले से बढ़ गया है, आपके बलगम का रंग धीरे धीरे करके सफेद से पीला, पीले से हरा हो रहा है, आपकी दिनचर्या इफेक्ट हो रही है, आप रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपको स्टेज प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, आप तुरंत परामर्श लीजिए डॉक्टर से, बिल्कुल, और इनहेलर का इस्तेमाल वो भी सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने शुरुआत में डॉक्टर कहा था कि जो सीओपीडी है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता है, तो प्लीज हमें बताइए कि अगर किसी पेशेंट को समझ में आ गया कि ये लक्षण उनको परसिस्टेंटली दिखाई दे ही रहे, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप सीओपीडी के पेशेंट हो, तो उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है जिससे वो उसको कंट्रोल करके रख सके? सबसे पहले तो यही बताइए कि कंट्रोल कैसे करें सीओपीडी। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि सीओपीडी में ट्रीट क्या करना है। सीओपीडी में ट्रीट ये करना है कि हमें सबसे पहले पेशेंट को सिम्टम फ्री करना है, हाँ, कि लक्षण ना उनको परेशान करे। अगर कोई किसी इंसान को लक्षण हो रहे हैं, पहले उसको सिम्टम फ्री करो, फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि अब इसको सिम्टम्स दोबारा आए ना, तीसरा स्टेप ये होता है कि अब जब उसको सिम्टम्स भी नहीं आ रहे तो उसकी जीवन शैली और दिन भर का काम आराम से करे, जो सारे लोग कर पा रहे हैं, जो मैं कर पा रहा हूं, जो आप कर पा रहे हैं, वो भी करे, राइट। यही 3 स्टेप में पेशेंट को ट्रीट करना है। पेशेंट के सिम्टम्स को क्योर कैसे करना है, उसके लिए हमें इनहेलर की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरे मेडिसिन की जरूरत होती है, राइट। उसको इसके जो सिम्टम्स हैं अगर वो रिलीव हो गए, उनको दोबारा ना आए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पेशेंट को सिखाना है कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी कैसे करनी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे लेनी है,
पर्स लिप ब्रीदिंग कैसे करनी है, राइट, ये सारी चीजें उनको सिखानी पड़ेंगी। डाइट कैसे मॉडिफिकेशन करना है अपना, राइट, तो ये सारी चीजें सिखानी है। अब इनहेलर, सिर्फ इनहेलर लेने से ही पेशेंट ठीक नहीं होने वाला है। इनहेलर आपके सिम्टम को रिलीव करेगा, राइट, बट आपको अगर सिम्टम बढ़ते हैं तो उस समय आप पर्स लिप ब्रीदिंग कर सकते हो। 2 सेकंड के लिए नाक से सांस लीजिए और धीरे धीरे लिप से छोड़िए। तो आपको जब भी इस तरीके अटैक की सिचुएशन बने, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, या आप वॉक कर रहे हैं, जब आपकी सांस चल रही है, आप पर्स लिप ब्रीदिंग शुरू कर सकते हैं अपनी, राइट। घर पे बैठ के एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, एक हाथ चेस्ट में, एक हाथ पेट में, और पेट से सांस बेहतर करें, राइट, दबा करके। यस, योगा करना शुरू करें, प्राणायाम करना शुरू करें। प्राणायाम आपकी बीमारी को ठीक नहीं करने वाला है, क्योर नहीं करने वाला है, ये कंट्रोल करने वाला है। आपको एक आपकी ब्रीदिंग की जो गाड़ी है, कार है, उसका एक बेहतर ड्राइवर बनाएगा, राइट। तो आप एक बेहतर सांस अंदर लेना और बेहतर सांस बाहर छोड़ना सीख पाएंगे जितना आप प्राणायाम करेंगे, राइट। इसके अलावा दूसरे योगा करने से या फिर एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स जो है वेस्टिंग कम होगी, राइट। तो हम इसको ट्रीट भी कर रहे हैं, हम इसको प्रिवेंट भी कर रहे हैं, राइट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमको करने पड़ेंगे, अपना वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वजन कम राइट। करना होगा। हमें डाइट मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। डाइट मॉडिफिकेशन में पहली चीज, बहुत ज्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, फ्रीक्वेंट खाएं, राइट। दूसरी चीज, खाने में प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ाएं, लीन प्रोटीन्स थोड़ा सा बढ़ाने चाहिए हमको, राइट। प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा लेंगे तो मसल का लॉस जो है वो बचेगा, रेस्पिरेटरी मसल्स बिल्डअप होंगी, आप बेहतर सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए अपनी चीजों में शामिल। डाइट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो खा सकते हैं जो सीओपीडी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं? आपको सारी, मैंने बताया आपको बैलेंस डाइट लेनी है, सब बराबर, आपको सब कुछ लेना है, आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है, आप सब कुछ खाएं, खाने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वो खाने ना खाएं जो कि जैसे ठंडा खाना हो गया, फ्रिज से निकला हुआ खाना हो गया, राइट, ये सारे के सारे इरिटेंट्स हैं, राइट। तला भुना खाना ज्यादा ना खाएं, स्पाइसी खाना ना खाएं, क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस होगी, अगेन आपके सिम्टम्स ट्रिगर होंगे, राइट। तो आपको ध्यान ही देना कि आपका खाना जो है बहुत ही ज्यादा बैलेंस हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें फैट्स भी हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, आपके साथ रफेज भी हो, राइट। आपका जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आपके में उतनी ज्यादा अच्छी वेलबींग आएगी। यही तो हमको चाहिए सीओपीडी में, राइट। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बिल्कुल है। तो अगर कोई इंसान चाहता है कि सीओपीडी से वो खुद को बचा करके रखे, तो फिर क्या टिप्स अपनाएं? सीओपीडी से बचाने की टिप्स तो सबसे पहली यही है कि आप अगर बहुत ज्यादा प्रदूषित एरिया में रहते हैं तो मास्क पहनना सीखें, राइट। योगा करें, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तीसरी चीज, आप अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है तो आप सूदर्स लीजिए, घर में बहुत सारी होम रेमेडीज होती हैं, ये सपोर्टिव हैं, ये क्योर नहीं है लेकिन सपोर्ट करती हैं। कुछ आप नाम लेना चाहेंगे होम रेमेडीज शहद, के? शहद, सूदर, गले में लेयरिंग करता है, सूदर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। हल्दी वाला दूध होता है, सूदर, इसका नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, राइट। अदरक होती है जो कि हमारे कफ रिफ्लेक्स को बेटर करती है, राइट। और कुछ लहसुन के बारे में भी बोला जाता है और लहसुन का फर्क भी पड़ता है, यस, एंटी इन्फ्लेमेटरी फर्क पड़ता है, पर ये सारी की सारी सपोर्टिव हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये तभी फायदेमंद हैं जब आपकी डिजीज जो है वो कंट्रोल्ड है ऑन इनहेलर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हमने सीओपीडी पे बहुत अच्छी खासी डिस्कशन की है। आपने हमें हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम चाहते हैं डॉक्टर एक बार आप जाते जाते ये ज़रूर बता दें कि सीओपीडी कितनी घातक बीमारी है। अगर इसे समय रहते ना पहचाना जाए, इसका जो है इलाज सही से ना किया जाए, इनहेलर ना लिया जाए, तो फिर ये जानलेवा कब हो जाती है? मैंने फिर से मैं आपको बताऊंगा, आप ठीक हैं इसका मतलब आप इनहेलर सही तरीके से ले रहे हैं। तो अगर आप ठीक हैं, आप इनहेलर नहीं ले रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा जानलेवा कारण हो सकता है।
इनहेलर लेना और इनहेलर सही तरीके से लेना, ये दो भी अलग अलग बातें हैं। इसीलिए हम हर बार कोई मरीज आता है तो उसको इनहेलर के साथ ही बुलाते हैं, ताकि अपने सामने इनहेलर की टेक्निक को देख पाए कैसे वो ले रहा है। आपके अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से, आप जो पहले से रूटीन काम कर रहे थे अब आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, आपको सुबह उठते ही सर दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही आपके बलगम बहुत ज्यादा बन रहा है, आप थोड़ा बहुत काम करने में थक जा रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपके चेस्ट में टाइटनेस आ रही है, ये सारे लक्षण हैं, इग्नोर नहीं करना, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इन सब चीजों के साथ आपको खांसी बनी हुई है, आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए कि मैं इनको ऑल्टरनेट मेडिसिन से ठीक कर ले जाऊंगा, ये नहीं होने वाली है। ठीक, तो अपना ध्यान दीजिए और सीओपीडी याद रखिए जानलेवा होता है। तो सीओपीडी मतलब मैं ये कहूँगा कि दुनिया को ये मौका मत दीजिए कि ये सीओपीडी की वजह से मर गया। आपको ऐसा बनना है जहां दुनिया ये कहे कि इसने सीओपीडी को मार दिया, एग्जैक्टली हरा दिया। अच्छा, आपने जैसे कहा कि जो इनहेलर है उसको भी लेने का सही तरीका होना चाहिए, 2-4 टिप्स हमें ये भी जाते जाते बता जाइए कि इनहेलर को लेने का सही तरीका क्या है और क्या गलतियां जो पेशेंट्स हैं वो अवॉइड करें इनहेलर लेते समय। इनहेलर लेने के लिए सबसे पहली टेक्निक तो यही है कि बच्चों में हम मास्क के थ्रू देते हैं, फ्लास्क के थ्रू देते हैं। बड़ों में जो बड़े बच्चे होते हैं जो 10-15 साल से ऊपर के होते हैं, 10 से 15 साल के होते हैं, उनको हम डायरेक्टली इनहेलर सब्सक्राइब मतलब दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इनहेलर को सबसे पहले स्टेप 1 हमेशा हिलाना है, शेक करना, हमेशा शेक करना, उसमें से आवाज आती है, कट कट आवाज आती है बिना शेक किए, क्योंकि इनहेलर जो है वो एरोजोल्स अंदर जो है गैस के साथ दवाई जो होती है और गैस होती है अलग अलग होती है, उसे हिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगी। राइट। दूसरा स्टेप होता है कि इनहेलर को मुंह में लगा के सबसे पहले दांत से काटना है। राइट। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, पेन के थ्रू बताता हूँ। सपोज ये आपका इनहेलर है, तो आपने सबसे पहले इसको हिलाया, दूसरा आपने दांतों से कट किया, उसकी नॉब को दांतों से कट किया, तीसरा आपने इसको चारों तरफ दांत से कट करने के बाद चारों तरफ से लिप से सील करना है। अब धीरे धीरे सांस लेनी है नाक से, राइट। फिर पूरी सांस बाहर छोड़नी है। अब इसके बाद इनहेल कर दबाना है और फिर गहरी सांस अंदर खींचनी है जितनी खींच पाओ। ठीक है, और ये कितनी बार करना है? अब ऐसा करने के बाद आपको जब इनहेलर आपका जो दवाई है वो अंदर गई है, तो अब तुरंत आपको एक्सहेल नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना है। सांस इसके थ्रू लेनी है, नाक से नहीं लेनी है। उसमें जो दवाई आपने पंप करी है उसे गहरा खींचना है आपको अंदर तक, ताकि आपके लोअर फेफड़े तक पहुंच जाए, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बारीक होते हैं, ये लोअर पार्ट जो पतले पाइप तक होते हैं वहां तक पहुंचाने होते हैं। राइट। तो जहां जितनी नीचे दवा पहुंचेगी उतना बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आपको 30 सेकंड्स के लिए 15 टू मतलब बड़ों में तो 15 टू 20 सेकंड, बच्चों में हम 30 सेकंड तक करवाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए होल्ड करवाइए, फिर नॉर्मली एक्सेल करिए। ठीक है। और पंप की रिक्वायरमेंट वो डोजिंग पे है कि आपको कितने पफ के लिए आपके डॉक्टर ने आपको कितना प्रेस्क्राइब किया है, वो आपके डॉक्टर से आप परामर्श करें। ठीक है, परफेक्ट। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। आई एम श्योर ये जो टेक्निक है ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल होगी, स्पेशली जो सीओपीडी के शिकार हैं। अगर उन्हें नहीं पता है कि इनहेलर लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हो जाएंगे कि आपने हमें प्रैक्टिकल चीज़ें करके बता दी कि ये सही तरीका है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आई एम श्योर यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके मन में फिर भी कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।